उससे ज़्यादा गर्व की अनुभूति तब होगी जब सर के मुखारबिन से हम जानेंगे, क्योंकि समय कम है और अंधेरा होने जा रहा है। अभी और भी हमारे इसमें है। मैं चाहूँगा एक ग्रेट क्लैप के साथ रमन जी का स्वागत करिए और बहुत चीज़ें वो बताने वाला है और ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। मंचासीन पदाधिकारीगण एवं हमारे साथियों, तारीफ बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी बात में श्री सुभाष जी ने जो बताया वो कार्ड वगैरह रखने की और सब कुछ लेके चलने की, वो वहीं से पिकअप करता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, एसोसिएशन ने थोड़ी एक स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की है। पिछले बार भी हमने रिपीट किया था, इस बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। हमारा अब स्मार्ट आई कार्ड आ रहा है इस एसोसिएशन का। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन मंडल शाखा लिखा हुआ है, नीचे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, नाम और पदनाम अंतिम लिखा हुआ है, अंतिम कार्यस्थल लिखा हुआ है, आपका फ़ोटो लगा हुआ है। जो कुछ लिखा हुआ है हाथ से नाम नहीं लिखा गया, सब प्रिंटेड है कलर प्रिंटिंग से। और बैक साइड में पीपीओ नंबर आपका लिखा हुआ है। इसमें याद नहीं रहता है, कोई लेके नहीं चलता है, ज़रूरत पड़ जाती है कभी तो चक्कर आने लगता है, भैया कहाँ है पीपीओ। इसमें यूएमआईडी कार्ड भी रखा हुआ है ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए, ज़रूरत पड़े तो आप कम से कम इस नंबर से आप इसको ट्रेस करवा सकते हैं, बड़े आराम से मिल जाएगा। हॉस्पिटल में अगर अपना नंबर भी बताइएगा तो इस नंबर से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आधार का नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है और हर एक व्यक्ति का 2 मोबाइल नंबर इसमें डालने का प्रोविज़न किया गया है। कभी कभी होता है कि हमारे पास मोबाइल रहता है, इसका नंबर तो हम जानते हैं लेकिन अपनी वाइफ के मोबाइल का नंबर नहीं जानते हैं। है क्या ऐसा कुछ है? बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों का नंबर नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें एक सुरक्षा की दृष्टि से एक और नंबर का प्रोविज़न किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर है एल एन मिश्रा हॉस्पिटल में, वो हम लोग के क्या होते हैं, वो हम लोग के मेडिकल अटेंडेंट होते हैं। उनकी छाया में, उनकी मेडिकल छाया में हम गोरखपुर के जितने निवासी हैं सब के सब उनकी छाया में। हम लोग का एक फर्ज होता है, इस पर रूल, एक रेलवे का मेडिकल अटेंडेंस रूल है। उस रूल में ये कहा गया है कि जितने रेलवे के कर्मचारी अथवा पेंशनर हैं वो किसी न किसी मेडिकल प्राधिकारी के छत्र छाया में है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी पहली ड्यूटी होती है कि उसको इन्फॉर्म करे, चाहे वो इमरजेंसी हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी किसी भी तरह का चीज़ हो, उसको आप इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बहुत इम्पोर्टेंट जो एक प्रोसेस होता है मेडिकल रिम्बर्समेंट का या कुछ अदर रेफरल का, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उस पर एक डेडलॉक लगता है। तो उसका नंबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस आई कार्ड में उसको रखा गया है। और उसके बाद से ब्रांच ऑफिस का मोबाइल नंबर है, सेंट्रल ऑफिस का मोबाइल नंबर है, ताकि अगर घर पे मान लीजिए पत्नी या बच्चे फ़ोन ना उठाए तो विश्वकर्मा जी ज़रूर उठा लें, और विश्वकर्मा जी ना उठाए तो पुलिस आप ज़रूर उठा लें। और हम सब लोगों के पास सबका बायोडाटा है, कौन कहाँ रहता है, किस तरह रहता है। आप लोगों ने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग का नाम क्यों हुआ, कैसे हुआ। हकीकत ये है कि मैं ना लैपटॉप चलाना जानता, ना कभी कुछ टाइप करना, कुछ नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं ना कि आप निगेटिव इन्वायरमेंट में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढिए तो आपको मिलता है, पक्का मिलता है। और ये जो कोरोना का पीरियड था, लॉकडाउन था, जिसमें सब लोग अपने घरों में बंद थे, मैंने उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया और मैंने सोचा कि जरा देख लीजिए, अब गाड़ी का कुछ इधर ही करना पड़ेगा। सब एक को कायदे किनारे रखिए और साइड बाई साइड है। एनीहाउ, तो ये जो कोरोना का पीरियड था, बेसिकली उसमें जब सब लोग अपने घरों पे बंद थे तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना इस पीरियड का यूटिलाइजेशन किया जाए। और वही पर्टिकुलर टाइम था कि मैंने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के एक सदस्य का नाम
उसका एसोसिएशन ज्वाइन करने की डेट, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये सारा का सारा कंप्यूटराइज कर दिया घर पे पढ़ने लैपटॉप पे। कभी नहीं चलाना आता, एक ही उनके से किया, लेकिन किया। मोबाइल के बहुत सारी चीज़ जो हम नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, उन सब चीज़ों को मैंने सीखा। मोबाइल पे टाइप करना भी नहीं जानता था, उसको सीखा। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी के, जैसे कहते हैं आपका सीपेनग्राम है, सीपीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एवरीथिंग, ये सारे के सारे जो है आरटीआई है, सब चीज़ों को मैंने सीखा, समझा बड़ी बारीकी से, और उसके बाद धीरे धीरे उन सब चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम इतना सुखद है, इतना सुखद है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि चूंकि 15 दिसंबर को पेशेंट अदालत होने जा रहा है, उसका एक शेड्यूल होता है, इतने दिनों तक एप्लीकेशन इकट्ठा होगा, इतने दिनों में इसकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद उस पर एक्शन होगा। तो स्क्रूटनी का इस समय स्टेज चल रहा था, तो वाराणसी मंडल ने क्या किया कि जितने उनके पास एप्लीकेशन आए थे उन सबका एक लिस्ट बना, और लिस्ट बनाया तो जानते हैं जहाँ पे 250-300 केसेज आया करते थे, इस बार टोटल जो आया है 45, टोटल 45। और मैं बताऊं उन 45 में ढूंढिए तो बड़ी मुश्किल से 2-3 खुच्चर टाइप के जो केस हैं वही हमारे एसोसिएशन के मेंबर के हैं, अदरवाइज बाकी कोई भी केस हमारे मेंबर का। सबसे बड़ी चीज़, मैंने छबरा ब्रांच के सेक्रेटरी को, उसके अध्यक्ष को मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि जब इस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेज इसका एक्सपेंशन हो रहा था तो सबसे ज़्यादा अगर मैंने नोटिस किया ग्रीवांसेस का, तो हाईएस्ट ग्रीवांसेस छपरा एरिया में था। छपरा, सिवान, भटनी, ये सब के इलाके। और जानते हैं वही कहते हैं ना, आरटीआई, सीपीग्राम, सीपेनग्राम, इन सब टूल की वजह से। और वहाँ का जो ब्रांच सेक्रेटरी है, मजेदार चीज़ ये है, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, वो CTTI है, टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट का आदमी है, वो पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट का उसके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आदमी भिड़ जाता है किसी काम पे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसान हो जाता है। वो एकदम भिड़ गया, हर चीज़ को अपने डायरी में नोट करना, रजिस्टर में नोट करना, और डेली शाम के समय बात करना, सर इसमें क्या लिखाएगा, उधर वाली लैंग्वेज बड़ी स्वीट लैंग्वेज है, वो क्या लिखाएगा, अच्छा हम बोलते हैं लिखो, अच्छा इसका स्पेलिंग क्या होगा सर ऐसे कर करके उससे धीरे धीरे करके पिकअप किया, और एक ही चीज़ को करते 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 आज के डेट में जो कहते हैं ग्रीवांसेस रह जाता है, छपरा में नील ग्रीवांस फ्री ब्रांच हो गया है भाई साहब। अब मैं पूछता हूँ भैया कोई है, कहाँ है सर, क्या कहाँ है, क्या है? और उसी का नतीजा है कि 45 जो केसेस हैं उसको मुश्किल से 1-2 केस हमारे फूसर टाइप के हैं, जिसको जो हमारे भी समझ में नहीं आता। अब किसी के आज से 40 साल पहले के, 30 साल पहले के सीनियरिटी का केस हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इस तरह के कुछ लोग हैं अपना मन चले, वो 2-3 लोग हैं, उन्हीं लोग का है, बाकी कोई हमारा नहीं। और ये स्थिति केवल छपरा ही नहीं बल्कि लखनऊ डिवीजन में है। अभी देखिए गोरखपुर का लिस्ट आउट होगा, लिस्ट में देखिएगा हमारे मेंबर्स का कोई केस नहीं आ रहा है, आएगा भी तो इक्का दुक्का आएगा। तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपने वर्क किया। अभी पिछली मीटिंग में बता रहा था कि एक 11 साल पुराना एक केस था, उसको हम लोगों ने रेलवे बोर्ड से वो करा लिया, सेटल करवा लिया, रेलवे बोर्ड का अप्रूवल ले लिया, क्लैरिफिकेशन जारी, 11 साल से पेंडिंग था रेलवे बोर्ड। आज सुबह एक सज्जन आए हमारे पास, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोको इंस्पेक्टर हैं, उनका 2006 के फिक्सेशन का मामला था, उस पर उन्होंने कई बार पेंशन अदालत में दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया, कितने लेटर लिखे। और आज थोड़ा सा मूड में आके मैंने कहा अब जाइए, अब मैं इस पर लिखता हूँ। वो लिखा हूँ और उनको विश्वास दिलाया हूँ कि 4 दिन बाद जो है देख लीजिएगा आपका केस सेटल हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जब आप वर्क करते हैं तो आपकी जो कार्य पद्धति है उसमें एक धार आती है, और वो जो धार है वो बहुत बड़ा काम करती है। हमारे पास 2 ही हथियार हैं, एक आरटीआई का और दूसरा सीपीग्राम सीपेनग्राम का।
बस इन्हीं दोनों के माध्यम से बड़े से बड़ा केस सेटल हो रहा है, बड़े से बड़ा केस सेटल हो रहा है। साथियों, ये तो एक छोटा सा ये रहा, और भारत पेंशन समाज के बारे में इन्होंने बताया हम लोग के लिए। वाकई मैं मतलब बता रहा हूँ, 2-2.5 हज़ार की भीड़ में मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था, कितनी बड़ी गैदरिंग जिसमें डिफेंस वाले तमगा लगा लगा के तमाम आए हुए थे, BSNL वाले आए हुए थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हर जगह के पेंशनर आए हुए थे। मैं और एक से एक फैशनेबल, एक से एक स्मार्ट लोग। मैं सोचता था कि इसमें नॉर्थ ईस्ट का भी कहीं कोई नामो निशान है। और तब तक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का सेक्रेटरी जनरल बड़े गर्व से कह रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी नहीं बोला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। मैं कहा कि नॉर्थ ईस्ट लगता है कि मणिपुर वगैरह को बुला रहा है। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। उससे वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाईएस्ट आज के डेट में यूज़ कर रहा है टूल्स का, और उसके बदौलत ग्रीवांसेस वहाँ के 95% सॉल्व हैं। दोस्तों, हकीकत ये है, मज़ेदार चीज़ है, हकीकत ये है कि आज नहीं, आज के 2 साल पहले से 2020 के आसपास में आया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और 2-3 महीने हमको थोड़ा सा होमवर्क करने में लगा। 2-3 महीने बाद, चाहे वो NFIR का रिटायर्ड विंग हो, या AIRF का रिटायर्ड विंग हो, या भारत पेंशनर समाज हो, ये तीनों के जो हाईएस्ट पोर्टफोलियो होते हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल, सबसे मैंने बात किया, और उसी का नतीजा था। आज के डेट में आप लोग सुनते हैं ना, 65 पे 5%, 70 पे 10%, ये सब जितना जो ड्राफ्टिंग था उसमें मेरा इस पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। और मज़ेदार चीज़, आज से नहीं, करीब साल भर पहले से आपके फेसबुक को, आप विश्वास नहीं करेंगे, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और सब लोग अपना पोस्ट डालते हैं कि साहब अप्रूवल दीजिए ताकि आपके फेसबुक पे हमारा आर्टिकल छपे। ये स्थिति। एक दिन मैं मुन्नीलाल गुप्ता जी के साथ SDGM के यहाँ गया। वजह इसकी ये थी कि मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ RTI इन्फॉर्मेशन था, वो गोल जवाब दे रहे थे। मैंने कहा मैं अपील में जाऊँगा, अपील बना के लेके गया उनके पास, और जाके जैसे ही उन्होंने देखा तो पहचान गया, क्योंकि वो बिजनेस में एक वक्त था कि ये डिप्टी CEO इंजीनियरिंग थे और मैं उधर इंक्वायरी ऑफिसर था। तो प्रेम से बैठा लिया, और फिर इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने कहा सर, मैं आजकल थोड़ा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन में एक्टिव हूँ। कहने अरे इसका तो मैं मेंबर हूँ। कुर्सियों पर बैठा हुआ आदमी कैसे मेंबर है? कहा कि यकीन नहीं आता क्या? हमने कहा सर आप कैसे? कहा कि ये देखिए, उन्होंने अपना टैबलेट उठा के दिखाया, और सही है, देखा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का फोनोग्राम वगैरह लगा हुआ था। एक्चुअली वो हमारे फेसबुक के मेंबर एवरी डे वो कहते हैं कि मैं रोज देखता हूँ इसको आपको बड़ी अच्छी चीज़ में आर्टिकल आती रहती है। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग भी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के फेसबुक को जरूर देखिए, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ही संयत शब्दों में, बहुत ही मर्यादित भाषा में टू दी पॉइंट चीज़ लिखी जाती है। और उसमें लिखने वाला कौन है? एक मैं हूँ, एक चौधरी साहब है, और एक और कोई है, DM त्रिपाठी जी, देवेंद्र मणि त्रिपाठी। सिर्फ 3 ही आदमी लिखते हैं, 3 के अलावा चौथा नहीं लिखता है। और चौथा डालना चाहे, उसको पोस्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर लॉक लगा हुआ है। और लॉक लगा हुआ है, इसी वजह से उसकी मर्यादा कायम है। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो फिर उल जलूल आने लगेगा, लोग जो है उसको बस कहते हैं ना, एक कॉमन फेसबुक की श्रेणी में ले लेंगे। आज के डेट में व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप के लिए आप लोग देखते होंगे कितना हमको संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा भैया गुड मॉर्निंग मत डालो, ये मत डालो, पॉलिटिकल मत डालो, ये ना करो, वो ना करो, 2-4 को निकालना पड़ता है, बहुत सारी खरी खोटी भी सुननी पड़ती है, प्रतिरोध का भी सामना पड़ता है, लेकिन हम अटक हैं। हमारा ये कहना है कि व्हाट्सएप तो हर जगह आम है, हमारा व्हाट्सएप जो है कम से कम वो खास होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, अथवा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आप मैटर डाल दीजिए, 2-4 फोटो डाल दीजिए तो चलेगा, बात बाकी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, वहाँ
बहुत सारी बातें की गई, लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। देखिए, जब हम 60 होकर रिटायर होते हैं तो जो बेसिक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का उभरना होता है। 60 हुए, धीरे धीरे क्या होगा, सुनने की शक्ति में कमी आती है, देखने की शक्ति में कमी आती है, सोचने की शक्ति में कमी आती है, भूलने की टेंडेंसी बढ़ती है, प्रोस्टेट वगैरह का प्रॉब्लम आता है, घुटनों में दर्द होना शुरू होता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, सांस की तकलीफ बढ़ती है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? इसको कहते हैं एज का इफेक्ट। और वहाँ जो मेन स्पीकर था उस बीपीएस में, बहुत ही लर्नड आदमी था, बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर था, और पूरा जो इंटरनेशनल एजिंग सोसाइटी है, एक सोसाइटी बनी हुई है, जो सोसाइटी सिर्फ इस चीज़ पे विचार करती है, इसको एक्सपेक्ट करती है कि एज की जो प्रॉब्लम है, जो एज के साथ जो प्रॉब्लम अपीयर होता है, उसको कैसे चेक किया जाए, उसको कैसे रोका जाए अपनी जगह पे। इस पे उनका थीम था, बहुत बड़ा लेक्चर था, यूएनओ वगैरह में भी लेक्चर दे चुके हैं। तो उन्होंने जो कहा, उसका थीम बस छोटा सा थीम था, वो ये था कि अपने को इतना व्यस्त रखो, अपने को इतना व्यस्त रखो कि कभी कोई निगेटिव थॉट आपके दिलो दिमाग में आए ही ना। बिल्कुल सही। सही है या गलत? कभी भी कोई निगेटिव थॉट ना आए, इतना व्यस्त रखो। और उन्होंने इस चीज़ का एग्जाम्पल, एक सटीक एग्जाम्पल अपने साथ घटा हुआ बताया। उन्होंने बताया कि मेरी मदर इन लॉ एट द एज ऑफ 67 अपने हस्बैंड को खो दी। बहुत बड़ा सदमा लगा, डिप्रेशन की शिकार हो रही थी। हम सन इन लॉ की हैसियत से उनको गए, बहुत समझाए बुझाए, किसी तरह मना मुना के अपने साथ लेके आए। 2-3 महीने रही, बड़ी गुमसुम सी रही, और फिर धीरे 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 उन्होंने अपने को संभाला। संभालने के बाद उन्होंने कहा कि हमको हमारे घर पहुंचा दो, मैं वहीं रहूंगी और कुछ करूंगी। लोगों को भी थोड़ा यकीन हुआ और ये लोग ले जाके फिर उनको पहुंचाए। अपना जो भी होता है नज़र उनके ऊपर रखे रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ जाने के बाद सबसे पहला उन्होंने काम किया, 67 का एज है, 68 पे चल रही हैं, सबसे पहला काम किया उन्होंने कंप्यूटर सीखा, और सिखाई नहीं, उसमें दक्षता उन्होंने हासिल किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि अरे अब तो ये काम हो गया, आगे क्या करें। तो उन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रेजुएशन का कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस जो चलता है, पत्राचार पाठ्यक्रम, उसके माध्यम से उसको ज्वाइन किया, और फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएशन उन्होंने पास किया। नॉट ओनली दिस, जब देखा कि ग्रेजुएशन हमारा हो गया, मैं फर्स्ट डिवीज़न आई हूँ, हौसला उनका बढ़ा, हिम्मत बढ़ा, डिप्रेशन कोसों दूर भाग गया। उन्होंने कहा अब मैं एमए रेगुलर करूँगी, और इन लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया, और नतीजा वो उन्होंने रेगुलर एडमिशन दिया। और जानते हैं, छोटे छोटे और उनसे उम्र में 20 साल 30 साल कम उम्र के बच्चों के साथ ये बैठ के एमए का पूरा रेगुलर कोर्स इन्होंने पढ़ा लिखा, क्लास अटेंड किया, और फाइनली सब में टॉप कर गई, और नंबर 1 पर ये एमए की। इसके बाद तो ब्रेक लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसकी उनकी हिम्मत देखिए। उसके बाद उन्होंने एमफिल का कोर्स, एमफिल का कोर्स ऐसा कोर्स होता है जिसको पढ़ने के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हैं। उन्होंने एमफिल का रेगुलर कोर्स किया, और जब 80 साल का उम्र उनका हुआ तब उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री जो है PhD किया, PhD 80 ईयर्स की। अब ये बताइए कि आप उनसे अपने को कंपेयर कीजिए तो आप कहीं ज़्यादा यंग। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप सब लोग ज़्यादा यंग हैं, और आप सब लोग चाहें तो इस उम्र में भी कंप्यूटर को, लैपटॉप को उठा के और काम चालू कर देंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब लोग अपने को इतना व्यस्त रखिए, इतना व्यस्त रखिए कि बीमारी आप तक पहुंचने का साहस ना कर सके, और जो भी चीज़ है वो वहीं का वहीं
सिक्योरिटी पे कहा था ना स्टैंड अप, वहीं का वहीं वो स्टैंड अप हो जाए, आगे न बढ़ पाए। इसी को कहते हैं एंटी एजिंग का कॉन्सेप्ट। हम अपने टीम लीडर श्री कोहली साहब का उदाहरण देते हैं कि एट द एज ऑफ 85 ये इतने जागरूक है अपने हेल्थ के प्रति कि जब दुनिया टहलने को निकलती है तो ये 7 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आ रहे होते हैं। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ना, इनको प्रेरणा लेने की जरूरत है ना। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये एंटी एजिंग का एक कॉन्सेप्ट वहाँ मैंने बड़ी गौर से सुना और बीपीएस के उस पर अब फेसबुक वगैरह पे वो लगातार आ रहा है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने क्या किया, उनके मैटर को हिंदी भाषा में लिख के फेसबुक पे डाल दिया। बीपीएस ने क्या किया, उसी हिंदी को उठा के फिर हमने फेसबुक पे डाल दिया। यार ये तो बढ़िया हिसाब किताब है हमारे मैटर उठा के, क्योंकि हिंदी के लिखने के क्रम में मैंने उस पर मदर इन लॉ लिखा, कुछ सास लिख देता नहीं लिखा, या हिंदी में मदर इन लॉ लिखता, मैंने अंग्रेजी में लिखा, देखा एकदम सेम टू सेम उनसे कॉपी कर दिया हमने, चलो बढ़िया। तो कहने का मतलब ये व्यस्त रखने का है और आज के डेट में वही काम मैं कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि किसी का कोई ग्रीवांस न रह जाए, बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिली है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आज के डेट में थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन एक हो गया, आज ही वो गरीब परिवर्तन हो गया है। अगर 20 हमको ग्रीवांस, पेंशन और सीनियरिटी, एमएससीपी, फलाना ढेकाना, ये सब चीज़ों के मिल रहे हैं, तो उसमें 4-5 हमको ग्रीवांस ये मिलते हैं कि साहब पटना में है और मेरे फादर का जो लंग है वो करीब 90% इन्फेक्टेड हो चुका है और लोगों ने बताया सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, पर डे 40,000 रुपया खर्च हो रहा है। इस तरह के तमाम केसेज आ रहे हैं और उन सब में जब हम गाइडेंस दे रहे हैं और धीरे धीरे देख रहे हैं कि रिकवरी हो रही है, सब में रिकवरी हुई। इत्तेफाक से ऊपर वाले की बड़ी महान कृपा है कि अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है उसमें, और इतनी खुशी होती है कि हमारे बताए हुए रास्ते पर ये लोग यकीन कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। मैं जब कहता हूँ कि डिस्चार्ज कराओ, फला जगह लेके भागो, तो ये भागते हैं, जाते हैं। इनको मैं सपोर्ट देता हूँ कि जाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डॉक्टर का बात करवाना, मैं डॉक्टर से समझ लूँगा। और उस विश्वास के साथ ये जाते हैं तो ईश्वर की भी कृपा होती है और पूरा उनको इंटरटेन किया जाता है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और सारे केसेस ठीक होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, लेकिन एक टेंडेंसी है सीखने की, चाहत है। डॉक्टर SR दास जो कभी मेडिकल डायरेक्टर हुआ करते थे, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। हमेशा मैं उनसे बात करता रहता हूँ और बात करता रहता हूँ तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें वो अपना अनुभव बताते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, किस लिए करना है। अभी परसों मैंने विश्वकर्मा जी से शेयर किया, एक डॉक्टर अजय कुमार चौबे हैं, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का जो एक वाराणसी में ब्रांच है उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि रमन साहब मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता हूँ। हमने कहा ओके, मोस्ट वेलकम। उसका उन्होंने कहा कैसे डालें, हमने कहा ये नंबर इस पर डालिए और 5 मिनट के अंदर उन्होंने पैसा वैसा डाला और मेंबरशिप उन्होंने ले लिया। आप लोग हो सकता है आउट स्टेशन वाले में आप लोग देखिएगा, उनका नाम आया हुआ। अभी CWM सिग्नल वर्कशॉप, वो कल फ़ोन किए कि साहब मैं आना चाहता हूँ और आपके क्लब में शामिल, वो एसोसिएशन है, आपके क्लब में शामिल होना का, आइए मोस्ट वेलकम। वो आके ज्वाइन कर लिए। तो कहने का मतलब है कि अब सब लोग एक क्रेज बन रहा है इस एसोसिएशन का कि यार इस एसोसिएशन में जाएंगे तो हर तरह से हमारा भला हो, अच्छा होना। तो चलिए, ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों। इधर हम लोग का एक प्रोग्राम है, उसके बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। देखिए, ये जो आई कार्ड है, स्मार्ट आई कार्ड, एक्चुअली इसके कॉस्ट तो मतलब 30-40 रुपए